हेलो, वेलकम टू रियल जियोपॉलिटिक्स। मैं हूं ऋषि व्यास। तो आज हम बात करने वाले हैं क्या ईरान रशिया के साथ में मिलकर एक ईस्टर्न नाटो साइन करने वाला है। क्योंकि जिस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि जो मक्का के अंदर मक्का पैक्ट साइन हुआ है, जिसे हम इस्लामिक नाटो के नाम से भी जान रहे हैं, तो ये साइन होना ईरान के लिए सबसे बड़ी सरदर्दी बन सकता है इन फ्यूचर। क्योंकि इसके अंदर अभी पाकिस्तान, सऊदी अरब के साथ में टर्की भी जुड़ गया है और अभी धीरे धीरे करके जो भी सुन्नी मुस्लिम कंट्री हैं वो सारी की सारी इस ग्रुप के अंदर जुड़ना चाहेगी और आने वाले टाइम में ये ग्रुप और भी बड़ा हो जाएगा। तो देखो, ईरान को ये डर तो हमेशा रहेगा कि कहीं ये जो सुन्नी कंट्रीज हैं इतना बड़ा ग्रुप बनाकर हम पर सीधा हमला ना कर दे, तो ये डर तो रहेगा ही। और ईरान के पास में भी बहुत ज्यादा ऑप्शन है नहीं, क्योंकि ईरान है एक शिया मुस्लिम कंट्री और वर्ल्ड में ले दे के शिया की जो पॉपुलेशन है वो 20% के आसपास ही है और कंट्री भी 4-5 ही है जो कि शिया नेशन है। ईरान हो गया, इराक हो गया, अजरबैजान हो गया। तो ये कंट्री भी आपस में मिल जाए ना, तीनों चारों भी आपस में, तो भी ये जो इस्लामिक नाटो का सामना नहीं कर पाएगी। तो ईरान के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि वो रशिया जैसे पावरफुल पार्टनर के साथ में संधि करें और एक नाटो जैसी डील पर साइन करें। क्योंकि ये चीज भले ही ग्राउंड पे वर्क करे या ना करे, बट मतलब एक लोगों को दिखाने के लिए बहुत बेस्ट आइडिया है कि एक नाटो पैक्ट जैसा साइन हो कि कोई भी देश ईरान पर हमला करने से पहले एक बार ये तो सोचे कि आप ईरान पर हमला करने जा रहे हैं, मतलब आप रशिया पर भी हमला करने जा रहे हैं। तो अगर इस टाइप का जो ईस्टर्न नाटो है अगर बनकर तैयार हो जाता है, ये जो इस्लामिक नाटो है उसको बिल्कुल काउंटर कर सकता है। तो ईरान और रशिया के आपस में ईस्टर्न नाटो बनाने की पॉसिबिलिटी कुछ है भी या नहीं, क्या फिर ये ओनली कागजों में रहेगा या फिर ये ग्राउंड रियलिटी बन सकता है, इस पर डिस्कशन करने वाले हैं हम आज। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना, क्योंकि लास्ट तक आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि ये एक्चुअली में वर्क करेगा भी या फिर ये कागजों में ही रहने वाला है। तो अगर अभी हम बात करें तो ईरान और रशिया के बीच में एक ट्रीटी एग्जिस्ट करती है, वो है ईरान रशिया ट्रीटी ऑन कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। यानी ये ओनली ट्रीटी फोकस करती है इकोनॉमिक कोऑपरेशन के ऊपर और काउंटर टेररिज्म, एनर्जी, फाइनेंस और मोस्ट इंपोर्टेंट जो डिफेंस की जो डील होती है ना, वो इसके अंदर इंक्लूड की गई है। और इसमें कहीं भी ऐसा जिक्र नहीं है, क्योंकि ये जो ट्रीटी हुई थी ना वो हुई थी 17 जनवरी 2025 को, तो भी ये रिसेंट की ही संधि है। इसमें यहाँ पर कहीं भी ये नहीं लिखा हुआ कि हम, जैसे कि नाटो के आर्टिकल 5 में लिखा हुआ है कि अगर एक देश पर हमला होता है तो ये पूरे नाटो ग्रुप पर हमला माना जाएगा, ये सब एक दूसरे के बचाव में सारे साथ में आ जाएंगे। तो ऐसा इस ट्रीटी में कहीं नहीं लिखा गया। मैं जस्ट बता रहा हूँ कि अगर इसी ट्रीटी के अंदर ये ऐड कर दिया जाए कि हम एक दूसरे का सपोर्ट करते हैं और हम दोनों में से किसी एक पर हमला, हम दोनों पर हमला माना जाएगा, अगर ये वर्ड इस ट्रीटी के अंदर ऐड कर दिए जाते हैं तो इसके क्या मायने होंगे और ये ईरान और रशिया के जो रिलेशन है उससे ओवरऑल वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट आएगा। देखो, जिस टाइम पर रशिया और यूक्रेन का युद्ध हुआ था ना, उस टाइम पर ईरान ने बहुत हेवी मात्रा में ड्रोन सप्लाई किए थे रशिया को, और रशिया ने और रशियन आर्मी ने उस टाइम पर उन ड्रोन्स को बहुत ज्यादा यूज भी किया था। और इसके रेस्पॉन्स में ही रशिया ने वापस जो ईरान है उसको Su-35 फाइटर जेट और साथ में ही S-400 रडार, हाँ बिल्कुल यही जो इंडिया यूज करता है, वो भी ईरान को ऑफर किया था उस टाइम पर। इनके बीच में डिफेंस डील तो पहले से ही एक्टिव है, बट अब इसको एक नाटो बनाने की ही देर है। देखो, जिस तरीके से मक्का पैक्ट हुआ है ना, उस हिसाब से ईरान पूरी तरीके से डरा हुआ है, ये मैं आपको बता दूं। क्योंकि ईरान के पास में ऑप्शन ही नहीं है, ले दे के मतलब 2 से 3 कंट्री हैं और उसमें सबसे पावरफुल ईरान ही है। क्योंकि ईरान जो है वो शिया मुस्लिम्स का हेड है, उसके ऊपर वहां पर कोई है नहीं। अभी यूएसए के अटैक के बाद में काफी कमजोर हो गई है, बट एक टाइम पर उसका वर्चस्व था। ईरान भी तो यही देखेगा ना कि ये जो सुन्नी मुस्लिम्स का अपना ग्रुप बन रहा है उसमें वो ऐड हो नहीं सकते, यूएस और वेस्ट की साइड वो जा नहीं सकते, तो ले दे के उनके पास में, ईरान वालों के पास में बहुत ही कम ऑप्शन है। हम जियोग्राफिकली देखें तो रशिया थोड़ा नजदीक भी पड़ता है ईरान के। मैं ऐसा बोलूंगा कि अगर ये डील हो भी जाती है ना, मान लो एक बार के लिए, तो भी इसके जो ग्राउंड रिजल्ट हैं वो देखने को नहीं मिलेंगे। क्योंकि जिस तरीके से आपको पता है कि ये जो इस्लामिक नाटो बनाने की जो शुरुआत है वो पाकिस्तान और सऊदी अरब ने की थी, और जिस टाइम पर सऊदी अरब पर हमले हो रहे थे, भले ही वो यमन के हुतीस कर रहे हो या फिर ईरान की मिसाइल जाके वहां पर लग रही हो, तो उस टाइम पर उस डिफेंस पैक्ट के तहत पाकिस्तान की आर्मी को हेल्प करने के लिए जाना चाहिए था सऊदी अरब की, बट पाकिस्तान की आर्मी वहां पर नहीं गई। तो ये दिखाता है कि ये सब चीजें मतलब ऑन पेपर ही है। और आप अभी रिसेंट ये जो ट्रीटी है उसकी बात क्यों कर रहे हो? आप तो वेस्ट
में चलो ना सीधे कि भाई यूएसए कब आया था हेल्प करने के लिए। जिस टाइम पर रशिया ने यूक्रेन पर हमला किया था तो फिर नाटो कंट्री को बचाने के लिए यूएसए क्यों नहीं आया उस टाइम पर। तो ये जो जितनी भी ये जो पैक्ट है ना, ये दिखाने के लिए बहुत कूल है। एक बार के लिए लोग डर जाएंगे, जैसे पाकिस्तान जैसी कंट्री चिल्लाती रहती है कि मेरे पास न्यूक्लियर बॉम्ब है, न्यूक्लियर बॉम्ब है, तो बस वो डराने के लिए है। सांप के दांत काटने के और होते हैं और डराने के और होते हैं, ये बात समझनी होगी। क्योंकि इस टाइप के जो पैक्ट है ना, वो एक सामने वाली कंट्री जो हमला करने वाली है उसको एक बार के लिए सोचने पर मजबूर कर देगी कि क्या हम इस कंट्री पर हमला करें या नहीं। क्योंकि इस कंट्री जैसे ईरान पर हमला करने वाले हैं तो सिर्फ हम ईरान पर हमला नहीं कर रहे, हम रशिया पर भी हमला कर रहे हैं एक तरीके से। ये जो युद्ध की जो पॉसिबिलिटी है ना, उसको एक बार के लिए कम कर देता है। इसी वजह से जो रशिया और यूएसए का जो सीधी लड़ाई है वो अभी तक नहीं हुई, क्योंकि दोनों को पता है कि अगर हम दोनों भिड़ गए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी वर्ल्ड वाइड, और हो सकता है कि एक न्यूक्लियर वार भी हमको देखने के लिए मिले। तो दो महाशक्तियां आपस में टकराएंगी तो बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगी। तो देखो, अगर ये ईस्टर्न नाटो बनता है और ईरान और रशिया के बीच में इस तरह का जो कोई संधि या पैक्ट होता है तो ये रशिया के लिए इंपॉर्टेंट ऐसे हो जाएगा, क्योंकि देखो इसमें हो ये जाता है कि रशिया को सीधा कैस्पियन सी का एक्सेस मिल जाता है, और कैस्पियन सी डायरेक्टली अरेबियन सी से जुड़ा है। अरेबियन सी से नीचे आता ही आपको इंडियन ओशन मिल जाता है। तो रशिया बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इंडियन ओशन के अंदर अपनी जो प्रेजेंस है वो बनाकर रख सकता है। तो देखो, रशिया के लिए ले देकर इंडियन ओशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये देखो, ये जो ईस्टर्न नाटो है वो आइडिया तो बहुत ही बढ़िया है, और इससे ये पता चलता है कि जो वर्ल्ड का जो पहले वाला सेगमेंट था ना कि ओनली एक नाटो है, ओनली एक अमेरिका है, उस सब से हटकर अब वर्ल्ड जो है वो बाइपोलर या मल्टीपोलर बन रहा है। यानी सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, अब इस्लामिक नाटो अलग है और ओरिजिनल जो वेस्टर्न नाटो है वो अलग है, और ये जो ईस्टर्न नाटो ये भी बन सकता है इन फ्यूचर। तो जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर बनता जा रहा है, और जो इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, हम जो हैं वो इस टाइप के जो ग्रुप हैं उनमें भरोसा नहीं करते। हम काफी हद तक एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को फॉलो करते हैं। तो ये इंडिया के लिए बेस्ट भी है कि हमारे पास में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है। तो अगर हम देखें ना, ले देखें कि ईस्टर्न नाटो के बनने की क्या पॉसिबिलिटी है, और इस पे क्या ग्राउंड में कुछ रियलिटी में कुछ होगा या नहीं होगा, या फिर ये ऑन पेपर ही रहने वाला है। तो ये देखो, अगर बनेगा ये तो रहेगा तो ऑन पेपर ही। क्योंकि देखो, रशिया कभी भी ये नहीं चाहेगा कि यूएसए के साथ में वो सीधा भिड़ जाए, क्योंकि फिर तो देखो एक तरह से कह सकते हैं कि फिर वर्ल्ड वार 3 होने के चांस फुल होंगे। क्योंकि इस केस में अगर देखो अभी सीज फायर हो रखा है ईरान और यूएसए के बीच में, कल को ये ईस्टर्न नाटो साइन हो जाता है दोनों कंट्री के बीच में, और यूएसए की जो नेवी है वो वापस से अटैक कर देती ईरान के ऊपर, तो ये जो नाटो वाला पैक्ट होगा वो वापस एक्टिव हो जाएगा। तो यूएसए ओनली ईरान पर हमला नहीं कर रहा, वो रशिया पर भी हमला कर रहा है। तो बाय डिफॉल्ट रशिया को युद्ध में कूदना पड़ेगा और यूएसए के सामने लड़ना पड़ेगा। तो देखो, रशिया ऐसा कभी भी नहीं चाहेगा कि वो डायरेक्टली यूएसए के साथ में भिड़ जाए। तो अगर ये एग्रीमेंट होता है तो ऑन पेपर ही रहेगा, क्योंकि दोनों अपने इंटरेस्ट के हिसाब से काम करेंगे, और वर्ल्ड में कोई भी कंट्री हो वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से ही काम करती है। अगर रशिया को ये लग रहा होगा कि यूएसए के साथ में हमको वॉर नहीं लड़नी, वो हमारे इंटरेस्ट के अंदर नहीं आता, तो रशिया नहीं आएगा, ऑफ कोर्स नहीं आएगा। ये जो संधियां है वो धरी की धरी रह जाएगी, क्योंकि जब कंट्री का इंटरेस्ट सामने आता है ना तो ये संधियां कहीं पे काम नहीं आती। क्योंकि पाकिस्तान भी हेल्प करने के लिए नहीं गया था सऊदी अरब के अंदर। देखो, ये जो जितनी भी संधियां हैं, चाहे नाटो हो गया या फिर वर्ल्ड में जितनी भी और संधियां होगी, ये लगभग 80 to 90% ऑन पेपर ही है। ये ग्राउंड रियलिटी में कभी बन नहीं पाती है। बहुत ही कम केस ऐसे हुए होंगे जहां पर इन संधियों को 100% एक्यूरेसी के साथ में फॉलो किया गया हो। तो जहां तक इन दोनों के बीच का जो एग्रीमेंट है वो ज्यादातर डिफेंस और जो एनर्जी वगैरह जो है उसको ले देकर यहीं तक रहेगा ये एग्रीमेंट। उससे आगे जाने की जो आसार है वो बहुत ज्यादा कम है। तो देखो, इंडिया को इससे बेनिफिट ये होगा कि अगर ईरान और रशिया के संबंध आपस में और ज्यादा मजबूत होते हैं, तो जो रशिया बात कर रहा है कि हम इंडिया तक एक ट्रेन लाएंगे या फिर इंडिया के साथ में और इंडियन ओशन तक पहुंच और ज्यादा मजबूत करनी है, तो वो हम ईरान के थ्रू कर सकते हैं। क्योंकि देखो, ईरान के पास में हमारा एक चाबार पोर्ट भी है, जो कि हमने ले रखा है चाबार पोर्ट को, जो कि अभी काफी डैमेज भी हुआ इस पोर्ट को इन हमलों के अंदर। बट ये जो पोर्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्ट है, क्योंकि इसी पोर्ट से हम ईरान तो जा ही रहे हैं, साथ में हम रशिया तक भी जा सकते हैं इस पोर्ट के जरिए। तो ये जो ईरान और रशिया के बीच में अगर ये डील हो जाती है तो ये इंडिया के लिए पॉजिटिव हो सकता है। तो देखो, आज के वीडियो में बस इतना ही।
और ये जो इन्फॉर्मेशन थी जो मैंने अभी दी है वो सिर्फ कल्पना नहीं है, वो इन फ्यूचर हो भी सकती है। तो देखो ओवरऑल रशिया को इससे घाटा हो सकता है, क्योंकि अगर ये जो एक्टिव होता है तो रशिया के जो संबंध है वो सऊदी अरब यूएई के साथ में भी बढ़िया है, बट अगर वो इस नाटो को एक्टिव करता है तो रशिया के संबंध बाय डिफॉल्ट जो यूएई और सऊदी अरब के साथ में भी इनके जो संबंध है वो भी खराब हो सकते हैं। तो रशिया और ईरान दोनों को यहाँ पर एक एक कदम संभाल कर रखना होगा। वो डायरेक्टली कोई भी डिसीजन सीधा नहीं ले सकते, क्योंकि आज का जो वर्ल्ड है वो मल्टीपोलर वर्ल्ड बन रहा है। तो इस टॉपिक के रिगार्डिंग आप क्या सोचते हैं मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।